तो आज हम लोग को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के डाउट्स लेने थे। काफी दिन हो गए हैं इन डाउट्स को भेजे हुए आप लोगों को। ये ऑब्जेक्टिव 1 वाले पहले डाउट्स हैं। एक बारी मैं तो जो डाउट्स मेरे पास पहले से आए हुए वो हम अभी कर रहे हैं। अगर किसी को और भी कोई डाउट होता है ना, तो दे कैन ऑलवेज लेट मी नो, है ना। आप मुझे बता देना कि सर मुझे और भी डाउट्स हैं। तो जैसे ऑब्जेक्टिव 1 में अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन 8 कर रहे हैं, क्वेश्चन 12 कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं, 14 कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव 1 खोल लो HC वर्मा का, ठीक है। HC वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 पेज नंबर है हमारा 77, ठीक है। पेज 77 ऑब्जेक्टिव 1 HC वर्मा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसमें मुझे बताओ कि ऑब्जेक्टिव 1 में इसके अलावा भी कोई डाउट है किसी का? एट, 12, 13, 14 के अलावा भी किसी का कोई डाउट है? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे तो मैं ये मानूंगा कि नहीं है। नहीं है ना, आगे बढ़े फिर। यस सर। ठीक है, 8th वाला क्वेश्चन पहले करेंगे। अभिजीत और अनामिका कल कहाँ थे आप दोनों? सर वो बाहर गए, वैसे तो रास्ते में थे इसलिए क्लास नहीं अच्छा कर अच्छा, पाए थे। वो लगा कि भूल बाकी गए, बाकी 12 दिन क्लासेस हो किए गया थे। है, सर ने क्लास 10 दिन 12 दिन से नहीं लिया है, तो क्या पता क्लास है या नहीं है। कोई नहीं, नो ठीक सर, है। वो बाहर गए थे तो वापस आ रहे थे ना, हाँ तो हाँ, रास्ते में रास्ते थे। में हो गया, मैं समझ गया। मुझे लगा कि या तो कहीं बाहर हो या फिर भूल गए हो। चलो कोई नहीं। कल हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के बचे हुए क्वेश्चंस किए थे, वो मैंने अपलोड भी कर दिया है मेरे ख्याल से। देख लेना उसको यूट्यूब पे, ठीक है। यस सर। चलिए, 3 रिजिड रॉड्स आर ज्वाइंड इन द फॉर्म टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो, तो ऑब्जेक्टिव 1 में जनरली तुम जो क्वेश्चन देखोगे ना, वो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है ना। तो वो भी एक तुमको आइडिया देगा कि किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो देखो, 3 रिजिड रॉड्स आर ज्वाइंड टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी ऑफ साइड 1 मीटर। तो हर साइड इसका जो है, मान लो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी बन रहा है और इसका हर साइड 1 मीटर लॉन्ग है। 3 particles carrying charges 20 microcoulomb each are placed to the vertices of a triangle। तो यहाँ पे भी एक चार्ज है 20 माइक्रोकुलम का, यहाँ पे बी पे भी एक चार्ज रखा हुआ है हमने 20 माइक्रोकुलम का इसके ऊपर, और यहाँ पे भी जो हमने चार्ज रखा हुआ उसका भी वैल्यू 20 माइक्रोकुलम है ना। माइक्रोकुलम मतलब 10 to the power -6 कूलम। Each are attached to the vertices of the triangle. The whole system is at rest in an inertial frame। देखो, यही आंसर है, ये लाइन में आंसर छुपा हुआ है। पूरा सिस्टम रेस्ट पे है इनर्शियल फ्रेम में। सिस्टम कब रेस्ट पे होता है? कब होता है रेस्ट पे? सिस्टम इज एट रेस्ट व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम होगा तभी तो सिस्टम रेस्ट पे होगा ना। सो सिस्टम इज एट रेस्ट व्हेन इट इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो सिस्टम इज एट रेस्ट व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। दिस एम्प्लॉयज नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0। अब बोलोगे कि सर आप समझा दो मुझे प्लीज कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट ए 0 कैसे आ रहा है। तो ये समझो कि जो चार्ज होता है ना, तुम लोग अभी 12th क्लास में पढ़ोगे, दो चार्ज के बीच में अगर यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, अगर ये सेम पोलैरिटी का है, सेम पोलैरिटी मतलब दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो लाइक चार्जेस क्या करता है? रिपेल ईच अदर। पढ़ा है हम लोगों ने 10th क्लास में, है ना। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और उसका जो फोर्स होता है ना, जो इन दोनों के बीच में फोर्स होता है, उसको कूलम्ब्स फोर्स कहते हैं। उसका जो वैल्यू होता है वो होता है Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सो Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर।
1/4 ये जो है ना, ये पूरा कांस्टेंट है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। r क्या होता है? r होता है इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, है ना। याद है तुम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ते थे, G m1 m2/r², उसी का भाई है ये बेसिकली, k q1 q2/r²। ग्रेविटेशन में अट्रैक्टिव फोर्स होता था, यहाँ पे सेम चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इस चार्ज ए पे चार्ज बी के वजह से एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। उसी तरह चार्ज सी से चार्ज ए पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये दोनों रिपल्सिव फोर्स हो गया। अब बिकॉज ये रॉड से अटैच्ड है, तो ये तो इसको चाहेगा, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? इस डायरेक्शन में हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना। तो अब ये रॉड क्या है, इसको इधर जाने से रोकेगा, है ना। तो रॉड में टेंशन होगा, एक टेंशन टी यहाँ पे, दूसरा टेंशन टी यहाँ पे। रॉड में टेंशन होगा ना, रॉड को खींचेगा तो रॉड भी इसको वापस खींचेगा टी टी फोर्स से, और ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो गया, राइट। तो जो फोर्स यहाँ पे कूलम्ब्स फोर्स था एफ सी, और यहाँ पे जो टेंशन टी है, इन दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। एक दूसरे को बैलेंस कर देगा तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो तुमको समझाने के लिए था, ऐसे ही तुम समझ लो। अगर सिस्टम रेस्ट पे है ना, सिस्टम रेस्ट पे है मतलब ये जो चार्ज जो ए पे है कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब इसके ऊपर सारा फोर्स मिला के 0 हो रहा है, तभी तो मूव नहीं कर रहा है। अगर फोर्स 0 नहीं होता तब तो मूव करता ना ये। तो इसमें आंसर छिपा है, होल सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है मतलब उस पर नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो यहीं पे तुम्हारा आंसर छिपा हुआ था इसमें। क्लियर है बच्चों? क्योंकि ये सब कूलम फोर्स वगैरह तो 12th में पढ़ोगे ना, तो उसका जरूरत है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे बस तुमको बेसिक चीज जो पढ़ाया गया है, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि अगर नेट फोर्स 0 होता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है या यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। सर ये किनका डाउट था, क्लियर हो गया उस बच्चे का? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, in an imaginary atmosphere the air exerts a small force F on any particle in the direction of the particle's motion। मतलब कि एक पार्टिकल है ना, particle's motion, a particle of mass m projected upward take a time t1 in reaching the maximum height। इसको ऊपर फेंका हमने तो मैक्सिमम हाइट पे गया, और उसके बाद ये वापस आएगा। ठीक है, तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है और जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, दो कंडीशंस हम लोग लेते हैं। ऊपर जाने में मान लो टाइम t1 है, नीचे आने में टाइम t2 है। अब ये समझो कि द एयर exerts a small force F on any particle in the direction of particle's motion। पार्टिकल का मोशन इधर है तो फोर्स जो एयर लगा रहा है उधर ही लगाएगा, और इसका जो वेट होगा वो नीचे mg होगा, है ना। तो इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है नीचे के तरफ, वो कितना लगेगा? mg माइनस एफ, है ना। दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऊपर जाने समय एक्सेलरेशन a1 तुम निकालोगे, g माइनस एफ बाय एम है। जब ये नीचे आ रहा है तो mg भी नीचे, और जिधर ये ऑब्जेक्ट मूव करता है उधर ही फोर्स लग रहा है, f नीचे के तरफ लगेगा। कह रहा है f इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मोशन। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उस पे जो f का डायरेक्शन है वो भी नीचे होगा। तो अब जब नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन, अगर a2 इसका मानते हैं, ma2 विल बी इक्वल टू mg प्लस f, है ना। mg और f दोनों नीचे के तरफ इस पे एक्ट कर रहा होगा, तो a2 इज इक्वल टू g प्लस एफ बाय एम हो गया। तो यहाँ एक्सेलरेशन जब ऊपर जा रहा है तो g माइनस एफ बाय एम है, मतलब डिसेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, और एक्सेलरेशन जब नीचे आ रहा है g प्लस एफ बाय एम। ठीक है, तो अब बिकॉज
ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन a1 जो है इस डायरेक्शन में ही है, डिसेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ जब ऊपर जा रहा है ना तब एक्सेलरेशन कम है या डिसेलरेशन बोल लो, और जब नीचे आ रहा है तब एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो यहाँ पे जो टाइम t2 लगेगा, t2 कम टाइम लगेगा क्योंकि ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो t2 इज लेस एज कंपेयर टू t1, राइट? सो सिंस acceleration is more in the case when the particle is coming down, hence time taken while coming down will be less than the time taken while going up. ठीक है, तो मतलब T2 is less than T1, तो इसमें ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है बच्चे? T1 इक्वल्स टू T2 कब होगा? T1 इज इक्वल टू T2 तब होता जब ये F कुछ नहीं रहता, मतलब एक ऑब्जेक्ट को फेंका तुमने, एक ही ग्रेविटेशन इस पे अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है, और जब ये नीचे आ रहा है तब भी ग्रेविटेशन नीचे की तरफ ही लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जितने डिसेलरेशन हो रहा है उतना ही एक्सेलरेशन हो रहा है। इस केस में T1 T2 बराबर होगा। या फिर ऐसा बोला जाता कि ये जो एयर का रेजिस्टिव फोर्स है ना, ये हमेशा मोशन के अगेंस्ट है। अगर ऐसा बोला होता तो जब ऊपर जा रहा होता तो भी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता, और जब नीचे आ रहा था उस समय फोर्स, है ना, तभी भी वो नहीं होता। बेसिकली तुमको एक्सेलरेशन दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ऊपर जाने समय भी और नीचे आने समय। वो तभी होगा जब ये रेजिस्टिव फोर्स वगैरह नहीं लग रहा होगा या असिस्टिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा। जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तब T1 T2 के बराबर। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor of the elevator in a time t1 if the elevator is stationary and in time t2 if it is moving uniformly. यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, एक्सेलरेट करता ना तब अलग अलग होता, बिकॉज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो टाइम टेकन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो तुमको समझाएं, अगर ये हमारा लिफ्ट है और मान लो ये लिफ्ट स्टेशनरी है, रेस्ट पे, ठीक है, और हम लोग कॉइन को यहाँ से छोड़ते हैं। मान लो ये हाइट जो है कॉइन जहां से छोड़ते हैं h हाइट पे छोड़ते हैं, t1 टाइम लगता है इसको जाने में, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो h इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर, सो t1 इज इक्वल टू 2h बाय g का रूट अंडर। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या है, द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली। मान लो एलिवेटर यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, ठीक है, ऊपर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एलिवेटर, तो इसके अंदर जो कॉइन लेके हम लोग, जो पर्सन खड़ा होगा वो भी तो v वेलोसिटी से ही ऊपर जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन इस पर्सन का इस एलिवेटर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी so initial relative velocity of coin with respect to elevator will be 0 only। ठीक है, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, और रिलेटिव मोशन इसको अभी हम लोग क्या है ना कि ऑब्जर्वर को इसके अंदर ही बिठा दिए, मतलब लिफ्ट के अंदर ही बिठा दिए,
तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो h ही होगा, जो क्वाइन और इसके सरफेस के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस तो h ही होगा। तो अब हम लोग रिलेटिव डिस्टेंस के लिए ही इक्वेशन लिखते हैं, h इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी u_t2 प्लस हाफ g_t2 स्क्वायर। रिलेटिव एक्सेलरेशन g ही होगा क्योंकि एक्सेलरेट कर नहीं रहा है, अगर एक्सेलरेट करता तब फिर टाइम अलग होता, बट यहाँ पे ये सेम टाइम आ जाएगा, हाफ g_t2 स्क्वायर, और t2 का भी वैल्यू √2h/g ही आता है, तो t1 और t2 इक्वल आ जाएगा, तो t1 इज इक्वल टू t2 होगा। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है रिलेटिव जो इसके रेस्पेक्ट में, और जो लिफ्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इसका क्या पाथ होगा, ये जो क्वाइन है तुम्हारा, अगर समझो क्वाइन का जो पाथ होगा वो ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आएगा, तो जितना टाइम ऊपर जा रहा है ना उतना टाइम ही ये इधर आया, तो बेसिकली जो मूवमेंट हुआ ना इसका, जैसे यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है वैसे ही उतना ही मूवमेंट होगा बेसिकली। एच डिस्टेंस ही एक, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट देखो बेसिकली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो एच ही कवर करता है वहां पे, तो टाइम टेकन भी सेम ही होगा, तो t1 इज इक्वल टू t2 इसका आंसर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन को पुट किया है कि भाई एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक यूरेनियम का न्यूक्लियस रखा हुआ है, ठीक है, तो एक ट्रेन के अंदर यूरेनियम का न्यूक्लियस है, यूरेनियम 238 का न्यूक्लियस है, इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो ये अल्फा पार्टिकल है जो एमिट। So when the train is stationary, the nucleus decays and a passenger measures that the separation between the alpha particle and the recoiling nucleus becomes x at time t. तो इनके बीच का जो सेपरेशन है ये x हो जाता है टाइम t पे, ठीक है, आफ्टर टाइम t, राइट। If the decay takes place while the train is moving at uniform velocity, यहाँ पे भी देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा ना तो उस केस में मतलब ये जो ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये भी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ट्रेन का वेलोसिटी इस यूरेनियम मॉलिक्यूल में भी होगा, न्यूक्लियस में भी होगा, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस में भी सेम वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन यूरेनियम, ठीक है, so relative velocity of uranium 238 nucleus with respect to train relative initial velocity with respect to train is equal to 0, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल जिस स्पीड से मूव करेगा ना, है ना, जो इनके बीच का सेपरेशन का जो स्पीड होगा, सो रिलेटिव velocity of separation remains the same. So relative velocity of separation remains same as in previous case. जब ट्रेन स्टेशनरी है उस केस में जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है सेम होगा, तो डिस्टेंस मूव्ड विल बी x ओनली इन दिस केस आल्सो, ठीक है। So distance moved remains same. ठीक है। अगर ये एक्सेलरेट करता है ट्रेन तब फिर अलग केसेस होता, बट बिकॉज ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस अल्फा पार्टिकल के स्पीड पे, जो यूरेनियम के रेस्पेक्ट में जो इसका स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसीलिए
जो सेपरेशन भी है इनका वो भी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, particle is observed from two frames S1 and S2. The frame S2 moves with respect to S1. तो देखो ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, X और Y, और ये Y डैश और X डैश। सो एक पार्टिकल है यहाँ पे P, कह रहा है पार्टिकल इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 एंड S2। ये हो गया फ्रेम S1 और ये हो गया फ्रेम S2, ठीक है। द फ्रेम S2 मूव्स विथ रेस्पेक्ट टू S1 विथ एन एक्सेलरेशन A। S2 moves with respect to S1 with an acceleration A। इसका acceleration A है इसके रेस्पेक्ट में, S1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। So acceleration of S2 with respect to S1 is equal to A. Let F1 and F2 be the pseudo force on the particle when seen from S1 and S2। तो हम लोग इस पे दो pseudo force देख रहे हैं, pseudo force F1 and F2। F1 pseudo force है S1 के रेस्पेक्ट में और F2 pseudo force है S2 के रेस्पेक्ट में। Which of the following is not possible? हम लोग को ये निकालना है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्या होता है, pseudo force कब लगता है? जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद एक्सेलरेट कर रहा होता है ना बच्चे? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद एक्सेलरेट करेगा तब स्यूडो फोर्स लगेगा। जब हम कह रहे हैं कि ये सेकंड वाला जो फ्रेम है रेफरेंस वो फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब कि अब हो सकता है कि ये दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन हो, है ना। इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, और इसका a2 माइनस a1 कर दोगे तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रेस्पेक्ट टू S1 हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम 1 इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम 2 विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम 1। तो a2 माइनस a1 मतलब क्या है, a है। तो मतलब कि तुमको इन दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन हो सकता है, और अगर इंडिविजुअल एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब F1 cannot be equal to 0 and F2 cannot be equal to 0 together, ठीक है। सो ठीक है, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। F1 एंड F2 बोथ कैनॉट बी 0 टुगेदर। सो इसका मतलब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल, ये वाला दोनों का एक साथ स्यूडो फोर्स दोनों 0 नहीं हो सकता है भाई। अगर मान भी लेते हैं कि ये जो फ्रेम है S1 ये रेस्ट पे है, अगर फ्रेम S1 रेस्ट पे है मतलब F1 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब F1 इज इक्वल टू 0 और F2 इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, बोथ टुगेदर इज नॉट पॉसिबल। कैसे, मैं समझाता हूं तुम्हें। अगर हम F1 0 मानते हैं तो यहाँ पे F2 इज नॉट 0। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है ना, सेकेंड वाला फ्रेम तो इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, तो F2 तो 0 होगा नहीं, है ना। स्यूडो फोर्स तो इस पे लगेगा सेकेंड फ्रेम के रेफरेंस के टर्म्स में। और अगर हम लोग F1 F2 को 0 मान लेते हैं, मतलब कि मान लेते हैं कि ये रेस्ट पे और ये मूव कर रहा है, तो भी उनके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है तो उस केस में F1 जो है 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो F1 इज इक्वल टू 0 वेयर F2 नॉट इक्वल टू 0, ये पॉसिबल केस है, ये भी पॉसिबल केस है। मतलब कि ये दोनों गलत तो नहीं है, F1 0 F2 नॉट इक्वल टू 0 और F1 नॉट इक्वल टू 0 F2 इज इक्वल टू 0। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि A1 A2 दोनों पॉसिबल है, दोनों एक्सेलरेट कर रहा और उनके बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन A है, जो कि हम पहला केस लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, F1 भी नॉट इक्वल टू 0 और F2 भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी एक पॉसिबल केस है। तो बच गया क्या कि अगर दोनों क्या
दोनों रिलेटिव, दोनों जो स्यूडो फोर्स है क्या एक साथ जीरो हो सकता है? नहीं जीरो हो सकता है एक साथ, क्योंकि एक का तो एक्सेलरेशन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन है। तो बिकॉज इन दोनों उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में एक रिलेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब दोनों में से एक फ्रेम तो एक्सेलरेट कर ही रहा होगा, दोनों नॉन एक्सेलरेटेड या यूनिफॉर्म मोशन से नहीं मूव कर सकता है, इसीलिए F1 और F2 दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। खुद से भी समझ लेना, मतलब कि बिकॉज एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर है तो। अगर दोनों का एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है तो स्यूडो फोर्स दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब एक्सरसाइजेस पे आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव 2 है। ऑब्जेक्टिव 2 में और किसी का कोई डाउट है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव 2 मतलब जिसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, मतलब कि एक से ज्यादा, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ऑब्जेक्टिव 2 का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि वन ऑप्शन करेक्ट वाला नहीं हो सकता है ना। इट मे बी दैट मोर देन वन ऑप्शन मे बी करेक्ट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव 2 हो गया। ऑब्जेक्टिव 1 में बस एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव 2 में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कोई ऐसा बच्चा है जिसके और कोई डाउट है 8th के अलावा? सर क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फिगर 5.Q3, एक मिनट में बना लूं फिगर। तो हमारा फिगर है, ये XT पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। A to B ऐसे है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। ये स्ट्रेट लाइन है, A B C D और E। ठीक है, ओके। अब आपसे कह रहा है फिगर दिस शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन। भाई तुम ये देखो, फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन जीरो। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब इसमें F इज जीरो इंप्लॉइज एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से XT ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होता है? जब स्ट्रेट लाइन होता है कर्व, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। स्ट्रेट लाइन कहाँ पे है? AB और CD में स्ट्रेट लाइन है, तो AB और CD में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी graph is a straight line। वो कब पॉसिबल है? AB एंड CD में। तो AB एंड CD मतलब ऑप्शन A और ऑप्शन C तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है इस 4th क्वेश्चन का। क्लियर है बच्चों? यस सर। और किसी का कोई डाउट? चलो अगर आएगा डाउट तो मुझे भेज देना, कल के क्लास में हम उसको ले लेंगे। ठीक है, और स्पेसिफिकली मेंशन कर देना कि सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम चाहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पहले निपटा लें, एक एक क्वेश्चन निपटा लें, ऐसा कोई क्वेश्चन बचे ना जो कि हमारा किया हुआ ना हो।
चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे एक्सरसाइजेज में आते हैं। एक्सरसाइजेज में पहला डाउट 7th क्वेश्चन है। 1 से लेके 7 तक के बीच में किसी और बच्चे का कोई डाउट है? भाई एक एक क्वेश्चन निपटाने का मतलब तो यही होगा कि हम लोग को सारे डाउट्स लेके एकदम क्लियर कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन से 7वें क्वेश्चन के बीच में कोई बच्चा है जिसका कोई डाउट है? सब लोगों ने अटेम्प्ट तो किया है ना, सब बच्चा, जहां जितने बच्चे हैं मेरे पास यहाँ पे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है HC वर्मा से अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं? यस यस सर। सर। यस सर। सभी बच्चे ने? खुशी यस सर। खुशी एक नई बच्ची है, खुशी ने भी किया है अटेम्प्ट? खुशी, कैन यू? यस सर। आपने अटेम्प्ट किया है इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन? नो सर, ये चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट हुआ नहीं है। अच्छा, तुमको वो मिल गया है मेरा सारा लेक्चर, इसका इस चैप्टर का लेक्चर तुम्हारे पास है ऑनलाइन वाला, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर? नो सर, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। तो तुम ऐसा करना, हमको मेरा नंबर है तुम्हारे पास, मोबाइल नंबर सर लिख लो। ग्रुप में होगा ना? हाँ ग्रुप में होगा, फिर भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तुम हमको अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कर देना कि सर आप मुझे वीडियो लेक्चर्स के लिंक भेज दो। मैं सारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले जो लेक्चर्स हैं उसके लिंक तुमको भेज दूंगा, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8-9 जितना भी हम लोगों ने लिया है। तो उसको एक बार ओके पूरा सर। देख लो, तुम्हारा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा, है ना? नहीं 2 दिन में तो अगले हफ्ते तक तो हो ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो बहुत बेसिक है ना, इसके बिना फिर आगे समझ में नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, आगे करते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन। 2 ब्लॉक्स A एंड B ऑफ मासेस MA एंड MB। अच्छा, जो बता रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है खुशी तुम्हें? यस सर, थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तो फिर धीरे धीरे पूरा आ जाएगा, है ना? So 2 blocks A and B of masses MA and MB respectively are kept in contact on a frictionless table। हमारे पास एक frictionless table है, इसमें 2 ब्लॉक है, एक A है और दूसरा ब्लॉक B है। मेरा ये एक ब्लॉक A है और दूसरा ब्लॉक B है। ऑफ मासेस MA एंड MB, इसका मास MA है, इसका मास MB है। आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है इसके नीचे, स्मूथ सरफेस। द एक्सपेरिमेंटर पुशेस द ब्लॉक A फ्रॉम बिहाइंड सो दैट द ब्लॉक्स एक्सेलरेट। हम लोग इसको पीछे से पुश कर रहे हैं जिससे कि ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है। तो हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे F1 फोर्स से पुश कर रहे हैं और ये पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, पीछे से धक्का लगा रहे हैं तो जितना एक्सेलरेशन आगे वाले ब्लॉक का होगा A का, उतना ही एक्सेलरेशन B का होगा, है ना? सो अगर हम लोग इसको, सो ये कह रहा है द एक्सपेरिमेंटर पुशेस द ब्लॉक A फ्रॉम बिहाइंड सो दैट द ब्लॉक्स एक्सेलरेट। सो इफ द ब्लॉक A exerts a force F on block B, what is the force exerted by the experimenter on A? अब देखो ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, एक्शन रिएक्शन, A वाला ब्लॉक B को पुश करेगा F फोर्स से और B वाला A को वापस पुश करेगा F फोर्स से। एक्शन और रिएक्शन फोर्स है ना, यहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा। तो अब अगर हम लोग A और B का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले तो तुम क्या करो, इन दोनों को साथ में सिस्टम मान लो, A और B को एक साथ एक सिस्टम मानोगे। फोर्स बाहर से एक ही लगा रहे हैं एक्सटर्नल। सो when A and B are together considered as a system, so when A and B together are together considered as a system, तो ये जो फोर्स F1 लगा रहे हैं, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ बोथ द ब्लॉक्स MA प्लस MB इनटू कॉमन एक्सेलरेशन A। तो
ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब हम लोग ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ए पे फोर्स इधर लगा रहे हैं F1 और इस पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है बी के वजह से लेफ्ट साइड में, है ना। बी के वजह से लेफ्ट साइड में इस पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है F और ये मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, इसका मास है ma। तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, तो ये क्या लिखेंगे, F1 माइनस F इज इक्वल टू मास ऑफ A इंटू A। सेकेंड, तीसरा हम लोग ये बी वाले ब्लॉक का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाए तो ये हमारा ब्लॉक बी है जिसका मास mb है और ये एक्शन फोर्स जो ए बी पे लगा रहा है, देखो जो बी ए पे लगाएगा वही ए बी पे लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक ए एक्सर्ट्स अ फोर्स F ऑन ब्लॉक बी, है ना, ये दिया हुआ है। तो अब इसका एक्सेलरेशन तो सेम है ए, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है F, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाले इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन ए क्या हो जाएगा, F अपॉन mb। फोर्थ इक्वेशन लिख लिया, इसको सॉल्व कर लिया, mb को लेफ्ट साइड में लेके चले गए तो एक्सेलरेशन ये हो गया। सो अब हम लोग फोर्थ और फर्स्ट को कंबाइन कर देते हैं। फ्रॉम 1 and 4 वी हैव, हम लोग को तो F1 का वैल्यू निकालना है ना, F का वैल्यू हमें पता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो और क्योंकि A तो हमें नोन है नहीं तो A का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, F1 इज इक्वल टू m ऑफ A प्लस m ऑफ B, एक्सेलरेशन A के जगह F अपॉन mb लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लिया, F1 इज इक्वल टू ma बाय mb प्लस ऑफ mb बाय mb क्या हो गया, 1 हो गया। भाई इसको ना दोनों टर्म को अलग अलग mb से डिवाइड कर दिया इनटू f, तो ये हमारा फोर्स हो गया F1 f के टर्म्स में। यही इसका आंसर। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो डाउट था हमारा 8th क्वेश्चन डाउट है। 8th क्वेश्चन जो डाउट है बड़ा मजेदार डाउट है। तो रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड मास 4 मिलीग्राम आर फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द हेड ऑफ ए बाल्ड पर्सन, है ना। तो हर वो बाल्ड पर्सन के ऊपर ये मजाक उड़ाया गया है, मेरे ऊपर भी है थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे एक पानी का बूंद गिर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, इसके टकले के ऊपर। अब ये है इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब जब इस पे बाल्ड हेड पे ये पानी गिरा तो उसके बाद पानी की बूंद क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है द ड्रॉप स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब ये ड्रॉप स्प्लैश कर जाएगा, मतलब बिल्कुल बिखर जाएगा, है ना। पानी का बूंद जो है फैल जाएगा यहाँ पे गिरने के बाद। अब जो गिरने के बाद फैलता है, ये कह रहा है एज्यूमिंग इक्विवेलेंटली दैट द ड्रॉप्स कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियाई ऑन द हेड। सर पे टकराने के बाद डिस्टेंस कितना कवर करता है, वो अपने रेडियस के बराबर, जो रेडियस है ना उसके बराबर डिस्टेंस कवर करता है। 1 मिलीमीटर है, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस में उसका स्पीड पहले जो था टकराने के जस्ट पहले 30 मीटर पर सेकेंड था और टकराने के बाद उसका स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये u हो गया, ये v हो गया। तो कितने डिस्टेंस में इसका स्पीड 0 हो जाता है, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर ट्रेवल करने में उसका डिस्टेंस 0 हो जाता है ना, उसका स्पीड 0 हो जाता है। तो इसका मतलब आपको एस्टिमेटिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ड्रॉप ऑन द हेड, भाई
फोर्स एक्सर्टेड बाय ड्रॉप ऑन हेड कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। तो इसका जो डीसेलरेशन हो रहा है पहले वो निकाल लो। डीसेलरेशन A इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। भाई हमारे पास तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो उसको हम लोग सॉल्व कर लिए तो s का वैल्यू, हम लोग को a का वैल्यू इससे पता चल जाएगा। v स्क्वायर, v क्या है, 0 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, माइनस 900, तो माइनस 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो माइनस ऑफ 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा, सॉरी उल्टा कर दिया, 10 टू द पावर 5 हो जाएगा ना, माइनस 3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10 टू द पावर 5। सो ये हो गया हमारा, सॉरी, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस ऑफ 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस 3 ऊपर गया तो 450 माइनस 900 बाई 2 माइनस 450 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया, तो माइनस 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा डीसेलरेशन हो गया। डीसेलरेशन निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। मतलब यहाँ पे वैल्यू हम लोग, बिकॉज हम लोग को फोर्स निकालना, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड बस निकाल लो। ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन बस उसको डायरेक्शन बता रहा है। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास इसका कितना है 4 मिलीग्राम, इंटू एक्सेलरेशन 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये हो गया 1.8 न्यूटन। ये हमारा फोर्स हो जाएगा। ये फोर्स है जो कि हमारा बाल्ड हेड जो है इस पानी के बूंद के ऊपर लगा रहा है। तो पानी का बूंद इस बॉल्ड हेड पे क्या फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा, एक्शन और रिएक्शन पेयर है। तो अब आपको कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड, we have to estimate the force exerted by each drop on the head. So this is, ये क्या निकाला हमने, फोर्स एक्सर्टेड बाय bald head on raindrop, so which is same as force exerted by raindrop on bald head। ठीक है बेटा, आ गया समझ सबको? यस सर। यस सर। एच.सी. वर्मा साहब बहुत ही उनके मतलब हंसी मजाक करते हुए पढ़ाते हैं, है ना। ये आईआईटी कानपुर से पढ़ाते हुए रिटायर किए हैं, और अभी भी इनका पोस्ट सब जो आता है फेसबुक वगैरह पे काफी फनी रहता है। तो ये खुद भी बाल्ड हैं बेसिकली, तो काफी अपने ऊपर भी मजाक करते रहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने, इनके सारे क्वेश्चंस तुम देखोगे पूरे एच.सी. वर्मा को पढ़ के, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होता है, जो कि रियल लाइफ सिनेरियोस तो इन्होंने डिपिक्ट कर करके बनाया है क्वेश्चन। बहुत ही अमेजिंग फिजिक्स के ये हैं, ज्ञाता हैं। काफी अच्छा बुक इन्होंने लिखा है। तो इससे जितना सीखने के लिए मिलेगा बेटा वो कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। मतलब हम लोग अभी भी देखो कितना साल हो गया पढ़ते हुए, और हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, ऐसे नहीं कि यही बुक है। वर्ल्ड की सबसे अच्छी फिजिक्स की बुक मानी जाती है फेनमैन्स लेक्चर, एक होता है। रिचर्ड फेनमैन अभी के जीते जागते फिजिसिस्ट में सबसे बड़े फिजिसिस्ट हैं, रिचर्ड फेनमैन। ओके, तो उनका एक बुक है फेनमैन्स लेक्चर, 3 वॉल्यूम आता है इसका।
सारे किताब पढ़ लिया, रसनिक हॉलीडे ये वो, बट जो एच.सी. वर्मा में बात है वो एच.सी. वर्मा में ही है, वो कोई उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। तो अभी तुम लोग उतना अप्रिशिएट नहीं करोगे, बट जब तुम बड़े होगे, जब तुम अप्लाई कर रहे होगे चीज़ों को, इंजीनियरिंग में होगे, इंजीनियरिंग कॉलेज पास करोगे और जो भी पढ़ा है उसको एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितना सिंपल सरल तरीके से इन्होंने सब चीज समझा दिया। एनीवेज, आ गया समझ सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो फिजिक्स अगर सीखना है ना एच.सी. वर्मा अच्छे से करना बहुत जरूरी है, अगर फिजिक्स सही में सीखना चाहते हो और फिजिक्स से डर भगाना चाहते हो तो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन कह रहा बोथ द स्प्रिंग शोन इन फिगर आर अनस्ट्रेच्ड इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय द डिस्टेंस x एंड रिलीज्ड व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन। भाई हम लोगों ने मान लो इस ब्लॉक को इधर मूव कर दिया, कितने डिस्टेंस से इसको इधर शिफ्ट किया, x डिस्टेंस। उसको शिफ्ट करने से क्या हुआ कि ये वाला स्प्रिंग स्ट्रेच कर गया और ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस कर गया। अब जब स्ट्रेच करता है, तुम स्प्रिंग के पोजीशन को चेंज करोगे, स्ट्रेच करोगे, तो इस ब्लॉक के ऊपर अगर आप देखो इधर, इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगा। एक तो ये वाला K1 वाला जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है K1, स्प्रिंग के वजह से फोर्स हमें पता है F = -kx होता है ना, -kx इसीलिए कि जिधर x है उसके ऑपोजिट साइड में ये फोर्स लगा रहे होते हैं। तो भाई -kx, x किधर मूव कर रहे हैं, राइट के तरफ, तो इस पे जो फोर्स लगेगा F1 ये इधर लगेगा -kx, K1x कर लो। और जब हम ये स्प्रिंग को पुश कर रहे हैं, K2 वाले स्प्रिंग को राइट साइड में पुश कर रहे हैं, तो इसका जो इस पे जो फोर्स लगेगा, जो सेकंड वाला स्प्रिंग है, राइट वाला स्प्रिंग है, उसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो K2x इधर लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग बस मैग्नीट्यूड कर रहे हैं तो इसका साइन रहने दो, डायरेक्शन तो हम एरो से शो कर रहे हैं। तो ये जो एरो से हमें ये शो हो रहा है K1x लेफ्ट के तरफ और K2x भी लेफ्ट के तरफ। तो नेट फोर्स जो इस मास m पे लग रहा है लेफ्ट के तरफ, है ना, दैट इज इक्वल टू K1x प्लस ऑफ K2x इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a। भाई ये जो टोटल फोर्स लगेगा उसकी वजह से ये किधर एक्सेलरेट करेगा। हम लोग इसको शिफ्ट किए और छोड़ दिए वहां पे, भाई x डिस्टेंस शिफ्ट करने के बाद अगर हम ब्लॉक को छोड़ेंगे तो अब बिकॉज उस ब्लॉक पे दोनों जो फोर्स लग रहा है, दोनों स्प्रिंग के वजह से जो फोर्स लग रहा है, दोनों लेफ्ट के तरफ लग रहा है, तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, लेफ्ट के तरफ मूव करेगा। लेफ्ट के तरफ मूव करेगा, मान लो एक्सेलरेशन a से मूव करता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज करेगा, बट उसमें हम लोग को नहीं जाना है। आपसे क्या पूछा है, इनिशियल एक्सेलरेशन, जैसे ही छोड़ा उस समय क्या होगा। जैसे ही छोड़ा ये दोनों फोर्स लग रहा है और उसका फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोग यही सीखे हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है K1x प्लस K2x इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें इनिशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है a, तो ये क्या हो जाएगा, K1x प्लस K2x डिवाइडेड बाय m। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो आपका जो इसका 10th वाले का आंसर है, इसको x को कॉमन ले लो, तो ये लिखोगे K1 प्लस K2 इंटू x अपॉन m। दिस इज योर एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम लोग 10th के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेवेंथ क्वेश्चन है। अब 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग को, a small block B is placed on another block A of mass 5 kg and length 20 centimeter।
तो ये जो लेंथ है ऐसे समझो, ये ब्लॉक बी है, इधर फोर्स हम लोग लगा रहे हैं 10 न्यूटन इस पे, ये ब्लॉक ए है, और इसका जो लेंथ है पूरा, दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. So small block B is placed on another block A of mass 5 kg. इसका ब्लॉक जो है ब्लॉक A का मास 5 kg, ठीक है. Initially the block B is near the right end of block A. तो ये जो हमारा ब्लॉक B है राइट एंड ऑफ ब्लॉक A पे है. A constant horizontal force of 10 न्यूटन is applied to the block A. ठीक है, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन लगा रहे हैं ब्लॉक ए पे. ऑल द सर्फेसेस आर एज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस. सारे सर्फेसेस जो यहाँ पे है दिस इज एज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं. फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए. तो भाई तुमको ये सिंपल सा चीज करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें. तुम ये सोचो कि तुम्हारा कहीं पे भी फ्रिक्शन है ही नहीं, ना यहाँ पे फ्रिक्शन है ना यहाँ पे फ्रिक्शन है. ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को. अब अगर तुम इसको पुश करोगे, ये पुश करोगे, सिंपल सा चीज है कि कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है ना, तो ये ब्लॉक जो है ना, ये ब्लॉक बीच से मूव कर जाएगा. ये ब्लॉक बी यहीं पे रह जाएगा, ये जमीन यहीं पे रह जाएगा, ये ब्लॉक ए जो है बीच से ये मूव करता हुआ चला जाएगा. इधर से ये मूव करता हुआ यहाँ पे आके, मतलब कुछ ऐसा जो बाद में जो सिनेरियो होगा वो ये होगा कि ये ब्लॉक ए जो यहाँ आ गया और ब्लॉक बी यहीं पे रह गया, और उसके बाद ये पीछे गिर जाएगा. जब ये और आगे बढ़ेगा तो ब्लॉक बी गिर जाएगा पीछे. तो मतलब इसका मतलब ब्लॉक बी का पीछे सेपरेट होने का मतलब ब्लॉक ए कितना डिस्टेंस मूव कर गया होगा, अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर जब ये मूव कर जाएगा तो ब्लॉक बी अपने आप गिर जाएगा. क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए एक थोड़ा सा फिर से तुम्हें बताएं. देखो, जैसे हम कंसिडर करते हैं ये हमारा एक मोबाइल फोन है और इस पे एक दूसरा ब्लॉक ये बी रखा हुआ है यहाँ पे, है ना. ये इरेजर जैसा चीज जो है हम लोग यहाँ पे रख दिए. अब कह रहा है कि ये जो इसको मूव करेंगे, इस ये यहीं रह जाएगा, ये ब्लॉक यहीं रह जाएगा. ये ब्लॉक खिसकता चला गया और फाइनली ये इधर से ऐसे गिर जाएगा. तो बेसिकली हुआ क्या होगा, ये जो नीचे वाला ब्लॉक है, ये नीचे वाला ब्लॉक अपने लेंथ के बराबर जब डिस्टेंस मूव कर जाएगा तो ये अपने आप ब्लॉक बी गिर जाएगा. क्लियर है सबको, समझ में आ गया सबको? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. तो अब हम लोग समझते हैं. तो इसीलिए कभी भी ये सब क्वेश्चन देखो ना तो एक बार एक्सपेरिमेंट जरूर किया करो खुद से. भाई घर में कुछ भी उठा के एक्सपेरिमेंट कर लो. ये सब एक्सपेरिमेंट तो खुद ही कर सकते हो कि हो क्या रहा होगा एक्चुअल सिनेरियो में. मैकेनिक्स इसीलिए तो बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि तुम करके देख सकते हो. केमिस्ट्री में कुछ करके नहीं देख सकते हो, है ना. और बायोलॉजी में तो याद ही करना है, पेट फाड़ के तो देखेंगे नहीं क्या है पेट के अंदर, राइट. तो बायोलॉजी तो पूरा ही याद करना है. केमिस्ट्री में जो चीज बताया हुआ है वही है, जीवन में उसके अलावा कुछ है नहीं, उसको रट लो कि उसी से सवाल बनेगा. फिजिक्स ही ऐसी चीज है जिसको करके देख सकते हो कि क्या हो रहा है एक्चुअल सिनेरियो. अप्रोक्सीमेटली इसको करके देखा जा सकता है. अब हम लोग को बहुत अच्छे से ये पता चल गया कि हम लोग को बस ये निकालना है कि एक्सेलरेशन पहले तो कितना होगा इसका, और कितने, है ना. आपको कह रहा है कि स्मॉल ब्लॉक इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट हैंड, ऑल द सर फाइंड द टाइम इलैप्स. कितने टाइम में ऐसा हो जाएगा. टाइम निकालने के लिए तुमको एक्सेलरेशन निकालना जरूरी है, राइट. और इनिशियली क्या था, ये रेस्ट पे था, ठीक है. ब्लॉक जो है इनिशियली सारा ब्लॉक रेस्ट पे है. तो अब अगर हम लोग मानते हैं
फोर्स, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू, हम ए पे जो फोर्स लगा रहे हैं, ए पे एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर हम लोग ए ब्लॉक देखें, ए ब्लॉक पे एक फोर्स बस इधर लग रहा है 10 न्यूटन, है ना, और ये एक्सेलरेट कर रहा है इधर, ए एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स तुम लगा रहे हो 10 न्यूटन, मास ऑफ जो ए ब्लॉक है 5 kg है, और एक्सेलरेशन इसका ए हो गया, राइट। सो ए इज इक्वल टू 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही वजह है, देखो तुमको एकदम ना हर क्वेश्चन में ना एक हिंट दिया होगा, भाई तुमको ब्लॉक ए का ही मास दिया हुआ, ब्लॉक बी का मास ही नहीं दिया हुआ है, मतलब ब्लॉक बी से कोई लेना देना है ही नहीं जब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। बहुत बच्चे कंप्लेन करते आते हैं, सर बी का तो मास ही नहीं दिया हुआ, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। अरे भैया बी के मास का जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, हम लोग को तो बस ए के मास की जरूरत है, क्योंकि ए पे ही फोर्स लग रहा है और ए ही मूव कर रहा है, बी तो मूव ही नहीं कर रहा, बी वहीं का वहीं रह रहा है। कोई फ्रिक्शन थोड़ा ना ए और बी के बीच में कि बी साथ में मूव करेगा। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, एक ए हमको पता चल गया, है ना, राइट। ए का मास हो, ए का एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ए का एक्सेलरेशन पता चल गया, हम लोग को डिस्टेंस जो है दिया हुआ है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लेंगे। u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली द ब्लॉक्स वेयर एट रेस्ट, इनिशियली द ब्लॉक्स वेयर एट रेस्ट, दिस एम्प्लॉयज s जो है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर is 0 into t plus half into acceleration 2 into t square, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 और t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 निकालेंगे, 0.447 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, इसको 0.45 सेकेंड्स हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, टाइम है ना हमारे पास? टाइम है, 10 मिनट में हो जाएगा। अब दिस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस फ्रॉम एच सी वर्मा, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, हर बच्चे को इसमें डाउट होता है। तो मैं तो जितने बैच लाइफ में मैंने पढ़ाए हैं उसमें ये जो 11th वाला भी बहुत बच्चों ने पूछा, और 12th वाला तो हर बच्चा ही पूछता है, और जो नहीं पूछता है वो जो जीता वही सिकंदर वाला सिकंदर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब नहीं पूछता मतलब बना लेता है, ये नहीं कि आता नहीं है तो भी नहीं पूछा, जो बना लेता है वो अच्छा बच्चा है बेसिकली। चलो, मैन हैज फॉलन इनटू अ डिच ऑफ विड्थ d, है ना। कैसी चल रही है तुम लोग की केमिस्ट्री की क्लास बच्चों? मन लग रहा है तुम लोग का आप केमिस्ट्री क्लास में? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर मैम ही कंटिन्यू करेंगे, तुमको फिजिकल केमिस्ट्री सारा ये पढ़ा देंगी, है ना। अभी 3 महीना है तुम लोगों के पास, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। हम लोग फरवरी एंड तक 11th क्लास का सिलेबस खत्म कर लेंगे, ठीक है। फरवरी एंड हम लोग टारगेट रखे हैं, वहां के भी टीचर्स को हम लोग सारा यहाँ से भेज देंगे कि कौन कौन से चैप्टर वो करा रहे हैं और कब कब में उनको खत्म कर लेना है। मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट का डेट वेट सब हम कल परसों में अनाउंस कर देंगे तुमको सारा, जो अभी से लेके फरवरी तक जो भी टेस्ट होगा, जो मॉड्यूल्स पूछे जाएंगे उस टेस्ट में, वो सारा तुमको एक डिटेल्ड शीट हम भेज देंगे, जिसमें कि उसमें लिखा होगा कि कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है और कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो तुम लोग उसको एनालाइज कर सकोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी बेटा। सर हम लोग को ना ह्यूमन फिजियो मैम से पढ़ना है। अच्छा, तो एक बार सौरभ जी को भी बता चुके हो? सौरभ जी को बताए हो?
नहीं वो बस एक ही चैप्टर मैम से पढ़ा, और सब चैप्टर तो मैम पढ़ा ही नहीं रही है, तो एक स्पेशली चैप्टर मैम से पढ़ा है, मुझे बोल देते हैं। हाँ हम समझ गए, तुम लोग तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे मैम के साथ। हम बोल देते हैं मैम को, सर को बता देंगे और इनको भी बता देंगे, सौरभ जी को भी बता देंगे कि वो क्लासेस मैम के साथ तुम्हारा करा दें। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा। चलिए, मैन हैज फॉलन इनटू ए डिच। कितना बड़ा है वो चैप्टर, कितना क्लास लगेगा उसमें? बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है ना ह्यूमन फिजियो? सर थोड़ा बड़ा तो है। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बात कर लूंगा मैम, सर से भी बात कर लूंगा, एक बार वहां पे पूर्णिया में बात कर लेता हूँ, मैं कराता हूँ उसको, है ना। कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है, आई गेट इट डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन हैज फॉलन इनटू अ डिच ऑफ विड्थ डी। इसका जो डिच का जो विड्थ है ना, ये डी है, ठीक है। एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट यूजिंग अ लाइट रोप एंड टू फिक्स्ड पुलीज, ठीक, as shown in figure. Show that the force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the road increases. ठीक है, so man has fallen into a ditch of width D and two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulleys as shown in the figure, so that the force equal for both assumed equal for both the friends exerted by each friend on the road increases as the man moves up. तो पहले तो हमको ये निकालना है कि जैसे जैसे आदमी ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका जो फोर्स है वो इंक्रीज करता जाएगा, है ना। फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट डेप्थ एच। ठीक है, तो हम लोग को फोर्स निकालना है जब ये मैन जो है, इसको पहले कंसिडर कर लो, ठीक है। ये पॉइंट मास हम लोग समझ लेते हैं, है ना, पॉइंट मास समझ लेते हैं। और इस पे जो फोर्स लग रहा है ये ऐसे लग रहा है, ये एंगल थीटा मान लो, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। इसको जो इधर पुल कर रहा है टेंशन टी से पुल कर रहा है, इसको इधर जो पुल कर रहा है ये भी टेंशन टी से पुल कर रहा है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहा है इस पर, राइट। और तो ये जो जिस फोर्स से इसको खींचेगा, जिस फोर्स से ये इसको खींच रहा है, इसको भी ये उसी फोर्स से इसको वापस खींचेगा, राइट। सो अभी क्या निकालना है, फोर्स assumed equal for both exerted by each friend on the road। फोर्स वो रोड पे उतना ही लगाएगा जितना कि ये स्ट्रिंग उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। भाई जितना ये फोर्स लगाएगा स्ट्रिंग पे, फोर्स उतना ही इसके ऊपर लगाएगा, और दैट इज द फोर्स विच दिस पर्सन इज अप्लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, exerted by the friend on the road। ठीक, तो तुम ये लिख लो पहले तो कि फोर्स exerted by the friend, by the each friend on the road is equal to force exerted ठीक है, is equal to force exerted by the rope on the person। ठीक है, ठीक है, सेम फोर्स लगाएगा ये। अब जब ये सेम फोर्स लग रहा है, राइट, अब हम लोग को पहले ना ये टी का वैल्यू मतलब हम लोगों को निकालना है। इसका जो वेट है, इसका जो विड्थ है डी है, और मास जो मैन का है मान लो एम हम मानते हैं इसका मास, राइट, तो इसका वेट एम, मास एम है, तो इस पे फोर्स देखो, अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस पे फोर्स एक mg नीचे लग रहा होगा इसका मास, एक टी इधर लग रहा है और दूसरा टी इधर लग रहा है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो दोनों का कंपोनेंट इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा, और टी कॉस थीटा दोनों का कंपोनेंट।
इसका जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट t cos थीटा प्लस 2t cos थीटा इज इक्वल टू 2t cos थीटा हो गया जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, राइट। सो 2t cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, mg नीचे के तरफ हो गया, है ना। अब हम लोग को एट ए डेप्थ h निकालना है, फाइंड द फोर्स एट ए डेप्थ h, मतलब कि ये ऊपर से किस हाइट पे, डेप्थ पे है, ये h डेप्थ पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ना ये h हो गया, राइट। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, d/2 हो गया। भाई ये h है और ये d/2 है, राइट। तो ये इतना डिस्टेंस d/2 हो गया और इसका डेप्थ h हो गया। तो ये ट्राइंगल समझो तुम, ये d/2 है, ये h है और ये थीटा है। हम लोग को चाहिए क्या इसमें, ये cos थीटा वाला कंपोनेंट चाहिए, राइट। तो अब वो कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है, स्लोली पुलिंग हिम आउट। स्लोली पुलिंग हिम आउट मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, मतलब 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg। इसका मतलब टेंशन T क्या हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। क्लियर है बच्चों। तो अब ये cos थीटा का वैल्यू यहां से ढूंढो। cos थीटा हम लोग को क्वेश्चन में तो थीटा का वैल्यू दिया नहीं है ना, वो तो हम एज्यूम किए हैं। तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है यहाँ पे h और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर h² प्लस d²/4। तो cos थीटा इज इक्वल टू h बाय रूट अंडर h² प्लस d²/4। 4 को कॉमन ले लोगे, मतलब एलसीएम ले लोगे और स्क्वायर रूट से बाहर कर लो, तो ये 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर होके 1/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे अंदर जो है 4h² प्लस d² का रूट अंडर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos थीटा का वैल्यू इस वाले इक्वेशन से, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसमें डाल देते हैं, mg/2 इंटू 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4h² प्लस d² डिवाइडेड बाई 2h। तो ये हो गया हमारा mg रूट अंडर 4h² प्लस d² डिवाइडेड बाय 4h। तो तुम अगर इसका, मेरे ख्याल से यही है आंसर इसका, एक मिनट, 12th का, हाँ यही आंसर। क्लियर है सबको, आगे समझ? यस सर। यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, और नोट कर लेना, शेयर कर लेंगे क्लास के बाद। और तुम लोग का जो क्वेश्चन और बच गया है ना, एक बार हम तुम लोग को दिखा भी देते हैं कि कौन से क्वेश्चन और हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो हमको तुम लोग भेज देना, है ना। तो हम लोग 12th तक कर चुके हैं। अब इसके बाद हम एक करेंगे 15th क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा किसी के हैं तो अभी मार्क करा देना हमको। 12th के बाद हम कर रहे हैं 15th के बाद हम लोग कर रहे हैं 30th क्वेश्चन, है ना। 30th क्वेश्चन, 30th के बाद कर रहे हैं 32nd क्वेश्चन, 32nd के बाद हम लोग कर रहे हैं 38th क्वेश्चन, और 38, बस यही हमको बस पता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन और है तो बताओ हमको अभी। सर 19 और 20। सर हम तो बहुत सारा भेजे, देख लीजिएगा एक बार। कौन, अनामिका बोल रही हो क्या? बता दो ना, Yes, sir, जल्दी जल्दी से बता दो, है तुम्हारे पास सामने लिखा हुआ तो फटाक से बता दो। यस सर, 16 नंबर। 16। यस सर। हाँ ठीक है, 16 हो गया, और 19 बता दिया इसने, हाँ, और 20 हाँ ठीक है, 21 21, then 42 42, ठीक है। हो गया सर, इतना ही। और किसी का बेटा और कुछ रह गया है? 23 और 24 भी। 23 और 24 भी, और किसी का? नो सर। सर 37 भी। 37 भी,
हाँ ठीक है, 37 38 रिलेटेड है, साथ में ही कर लेंगे। और कोई किसी का बेटा? चलो इतने क्वेश्चन तो करते हैं, और कुछ होगा तो तुम हमको बता देना। एक 33 वही अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं तुम लोग पूछे नहीं हो, लेकिन हम मार्क कर लेते हैं, तुम लोग को बता देंगे 33rd क्वेश्चन। चलो इतने क्वेश्चंस करते हैं। कितने हैं क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13। देखते हैं कल खिंचता है कितना, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलो गुड। कम से कम ये चैप्टर तो हमारा एकदम निपट जाएगा अच्छे से, है ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना तुम लोग को अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में? यस सर। यस सर। Yes, sir. गुड गुड। चलिए फिर अब हम लोग कल मिलेंगे। कल इसके